आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस देने वाला हूँ। अगली जो क्राइसिस आने वाली है वो या रशिया यूक्रेन नहीं, चाइना ताइवान नहीं, पाकिस्तान इंडिया नहीं, लेकिन म्यांमार में आने वाली है। म्यांमार में इस समय हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। 20 महीने हो गए। पिछले साल फरवरी में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और आज हालात ये हैं कि अभी तक जुंता टेक ओवर नहीं कर पाई है। आसियान मीट होने वाली है। आसियान के फॉरेन मिनिस्टर 10 नवंबर से 13 नवंबर को कंबोडिया में मिलेंगे और वहां पे बातें होंगी कि अब भैया क्या किया जाए म्यांमार का, कुछ तो करे को पड़ी। दोस्तों, म्यांमार की हालत बहुत खराब है। हम बात करेंगे, बहुत बढ़िया आपको एक इंसाइट दूंगा। जीएस पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये यूपीएससी के लिए। हमारा शानदार कोर्स ज्योग्राफी का। दोस्तों, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे और नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्रीज, भारत कौन कौन से देशों से बाउंड्री शेयर करता है, इंडियन ज्योग्राफी पूरी दोस्तों इस कोर्स में आपको मिल जाएगी और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बेस तैयार करेगा। हम एक ऐसी टेक्निक हमने इजाद की है दोस्तों जिससे आपको ज्योग्राफी याद हो जाए, आपके राइट ब्रेन में परमानेंटली ज्योग्राफी घुस जाएगी। लिमिटेड कूपन से दोस्तों हमारे पास, फटाक से कोर्स को अवेल करें। बहुत ही शानदार कोर्स हमने ज्योग्राफी का निकाला है। एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। लर्न थ्रो मैप्स, तो एक्स्ट्रा 25% ऑफ के लिए ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिए। बहुत ही सस्ते में कोर्स है दोस्तों, इतने सस्ते में खाली 300 रुपए का कोर्स है। तो एकदम भी देर ना करें। जीपीएस मेथड प्रतीक सर पढ़ाएंगे जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। देखो, पहले हम चाइना की बात करते हैं। एक मिनट रुको। ये म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार है। मैं कोई अगर ब्लैंक पेज मुझे मिल जाए छोटा सा, अच्छा रहने दो, ठीक है, यहीं पे देख लेता हूं मैं। ये म्यांमार है। अब म्यांमार में पहले समझ लो पूरी कहानी। म्यांमार में आपको पता ही है कि 2010 के बाद, क्योंकि 1960 से लेकर मतलब लगातार जो है वो जुंटा क्या है, मिलिट्री, म्यांमार मिलिट्री के पास रहा। क्या आपको पता है कि एक समय पे म्यांमार भारत का हिस्सा था? जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आप देख रहे हैं ना, वो सब वहां पे इंडियन किंगडम्स थे। आज भी आपको म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, सब जगह आपको मंदिर मिलेंगे। मैं अभी बहुत जल्द उस पर एनिमेटेड लेक्चर बनाने वाला हूं, स्मार्ट क्लास, आप देख रहे हो कि नहीं? तो म्यांमार जो है, म्यांमार में मिलिट्री रूल था। ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट से चला गया। अब जब म्यांमार में मिलिट्री रूल आया तो काफी समय तक रहा। ये आंग सान सू की, भारत की बेटी, 1989 को खड़ी हुई और बोला कि खत्म कर देंगे तुमको। बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, 888 प्रोटेस्ट जिसको बोला जाता है। 8 सितंबर 1988 को आंग सान सू की को जेल में डाल दिया। 2010 में आंग सान सू की बाहर आई। जेल में क्या, हाउस अरेस्ट किया गया। और आंग सान सू की ने बहुत ही संक्षेप में, वैसे आंग सान सू की बायोग्राफी म्यांमार पे कम से कम 20 लेक्चर लिए मैंने, सब पढ़े हुए यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। तो जब आंग सान सू की बाहर आई 2010 के बाद, इलेक्शन लड़े, एनएलडी उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और वो जीत गई। अब 2010 से लेकर 2020 तक सब बढ़िया रहा, सब चंगासी। भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने ही थे, क्योंकि आंग सान सू की इंडिया में ही पड़ी थी ना, भारत की बेटी। तो भारत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलाए। मैं आपको बताऊंगा भारत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ये क्रिएट हो रही है। लेकिन दोस्तों, फरवरी 2021 में हो गई गड़बड़। मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और मिलिट्री पूरी तरीके से सत्ता पे काबिज हो गया और तख्ता पलट हो गया। औंग हेलाइन जो है, ठीक है, औंग हेलाइन, मैं इनको हिलियांग बोलता हूं, ठीक है, वो मिलिट्री डिक्टेटर है। अब मिलिट्री जो है उनकी पार्टी है जुंटा, समझ रहे हो? तो एक तरफ है जुंटा पार्टी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जुंटा। अब देखो क्या हुआ कि पहले तो म्यांमार चुप था, लेकिन अभी जुंटा पार्टी ने पिछले 20 महीनों से, उनको लगा कि हम 2 मिनट में, जैसे रशिया को लगा था ना कि 2 मिनट में यूक्रेन को खत्म कर देंगे, इनको लगा हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे म्यांमार को। जितने भी लोग हैं इनकी औकात क्या है, खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पे एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, ईएओ, ध्यान दीजिएगा, ईएओ, म्यांमार में जुंटा पार्टी से लड़ने के लिए बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट हुए। अराकान आर्मी भी क्रिएट हुई है ना, जो रखाइन प्रोविंस की रक्षा करती है। ईएओ जो है वो क्रिएट हुए, बहुत सारे एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स वो एक हो गए कि हमारी लड़ाई मिलिट्री से है और हम खत्म कर देंगे इनको, समझ रहे हो? प्लस पीपल डिफेंस फोर्सेस, पीडीएफ, ये भी ईओए के साथ जुड़ गई।
लोगों ने हथियार उठा लिए, जो सिविलियन फोर्सेस हैं, कि हम आके लड़ेंगे इनके साथ और ये एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये सपोर्ट करेंगे, जुंटा को हराएंगे और उसके बाद यूनाइटेड गवर्नमेंट, जो भी जितने लोग, क्योंकि अभी तो आंग सान सू की को जेल में डाल दिया, 20 साल तक जेल के लिए उनको सजा मिल गई। ठीक है, जेल में है वो। अगस्त में 4 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मारा, लेकिन जितने पार्लियामेंटेरियंस थे सरकार में, उन्होंने एक अपनी सरकार बनानी एग्जाइल में, यानी कि सरकार जो है पैरेलली चल रही है, छुपी हुई है सरकार, समझ रहे हो, और इसको सपोर्ट ये आर्म्ड ग्रुप्स कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे लड़ाई जुंटा में है, पीडीएफ और ईएओ में है, और जब जुंटा हारेगी तो अपने आप यूनाइटेड गवर्नमेंट जो है वो सत्ता पे काबिज हो जाएगी। ये कहानी है, ये चीज आप समझे। लेकिन यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि म्यांमार को चाइना सपोर्ट कर रहा है और रशिया सपोर्ट कर रहा है। इस समय आर्मी को चाइना और रशिया सपोर्ट कर रही है। अब क्योंकि चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना दोस्तों भारत के लिए ये बहुत बड़ी सरदर्दी हो गई है। भारत ने जितने भी प्रोजेक्ट चलाए थे, कलादान, सितवे, सब पीछे, डेडलाइन चली गई और अब वो पूरे भी नहीं होने वाले जब तक ये मिलिट्री रहेगी। यहां तक चाइना अब अपने प्रोजेक्ट चला रहा है, जहां डिक्टेटरशिप, अधर्मियों के साथ चाइना रहता है, पता ही आपको। तो चाइना जो है इनके साथ खड़ा हुआ है और रशिया भी अब वैसे ही। भारत के फायदे में इसमें कुछ नहीं है, लेकिन चाइना जो है वो जुंता को सपोर्ट कर रहा है, म्यांमार में मिलिट्री शासन को सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने फाइटर जेट्स दे रहा है, थंडर्स, FT-2000, ये सब फाइटर जेट्स दिए हैं। मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी में सपोर्ट कर रहा है, ऑयल सप्लाईज, फूड, साथ ही साथ दोस्तों प्रोजेक्ट चला दिया, रेलवे लाइन, म्यांमार से चाइना तक रेलवे लाइन जाएगी। म्यांमार से जैसे सीपेक है ना, सीपेक, वैसे म्यांमार कॉरिडोर बना रहे, चाइना म्यांमार कॉरिडोर। इतने लेवल पे समुद्र से रास्ता, यहां पे चाइना म्यांमार को ऐसे सपोर्ट कर रहा है। रशिया भी सपोर्ट कर रहा है म्यांमार को, रशिया भी म्यांमार के मिलिट्री को सुखोई देने की बात कर रहा है, और अगेन एनर्जी सप्लाईज पे म्यांमार रशिया पे निर्भर है। लेकिन चाइना और रशिया का पूरा सपोर्ट है। अमेरिका और वेस्ट क्या कर रहे हैं? अमेरिका वेस्ट को यूक्रेन से छुट्टी नहीं है। अमेरिका और वेस्ट जो है वो यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं, सैंक्शंस लगा रखे हैं सारे के सारे म्यांमार के ऊपर। लेकिन जब तक चाइना और रशिया का सपोर्ट है, कोई क्या ही कर सकता है, समझिए आप। तो ये इस समय कहानी है इन शॉर्ट, और हालात बहुत बुरे हैं। और दोस्तों अगले 1 साल में, मतलब आप समझिए कि 2023 एंड होते होते मुझे ऐसा लगता है कि मिलिट्री खत्म हो जाएगी वंस एंड फॉर ऑल म्यांमार में, क्योंकि ये जो ईएओ और पीडीएफ ग्रुप्स है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, और भारत भी इसमें तगड़ा स्टांस लेने वाला है। अभी हम भारत की बात करेंगे, पहले आप देखिए कि आप समझ गए ना। प्रॉब्लम ये है कि जो रेजिस्टेंस हो रहा है पीडीएफ का, याद रखिए, इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी आपको पहले ही बता दी कि कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं। ये लोगों का ग्रुप है जो कि मिलिट्री के खिलाफ लड़ रहा है। ये चिन स्टेट और सेगाइंग रीजन में है। अब देखिए, म्यांमार भारत से बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ ईस्ट से बाउंड्री शेयर करता है। ये चिन स्टेट और सेगाइंग में सबसे ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, जहां पे पीडीएफ फोर्सेस एक्टिव हैं। मिजोरम और मणिपुर के बॉर्डर लगता है। मिजोरम मणिपुर अपना बॉर्डर 1600 साढ़े 1600 किलोमीटर का शेयर करते हैं म्यांमार से। बहुत बड़ी दिक्कत। ये जो आपको पता ही कि एएओ और मिलिट्री में एक एग्रीमेंट हुआ था 2018 में, ये टूट गया है ना। जितने भी आर्म्ड ग्रुप्स थे उन्होंने मिलिट्री के साथ एग्रीमेंट किया था कि तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन अब ये टूट गया है कि तुमने बेटा ये बोला था कि हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो हमला कर रहे हो, तुमने तो पूरे देश को ही ले लिया, आओ बेटा आ जाओ मैदान में, उड़ा देंगे तुमको। बहुत सारी ईओ सपोर्ट जो है वो सिविलियन रिबेलियन को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने फिर से बताया कि यहां पे देखिए, एक तरफ पूरी मिलिट्री और दूसरी तरफ पूरा देश है, ठीक है, और देश में ग्रुप्स बन गए हैं जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो ये एक हो गए हैं। इसीलिए मिलिट्री का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितना भी भाई, चाइना ने 1949 में लोगों ने ही वहां के, बल्कि सरकार उनकी बड़ी मजबूत थी, लेकिन वहां के लोगों ने ही विद्रोह कर दिया था। तो लोगों के सामने किसी की चलती ही नहीं है। 23 अक्टूबर को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, आपको पता ही है। म्यांमार में 60 लोगों को मारा गया था कचिन स्टेट में। कचिन स्टेट यहां पे 400 किलोमीटर है ये नागालैंड से, कचिन स्टेट, और एयर बॉम्बिंग की थी। म्यांमार ने हेलीकॉप्टर्स तैनात रखे हुए हैं, एरोप्लेन। अब जो फाइटर जेट्स ये रशिया से लेगा, चाइना से लेगा, उसमें सिविलियंस को मारेगा। म्यांमार की मिलिट्री कहती है जो भी मारे गए हैं वो सब कॉम्बेटेंट्स थे,
सब लड़ाके थे, सब विद्रोही थे। नहीं, सब आराम से जश्न मना रहे थे, आराम से सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया और मर गए 60 लोग। मरने के बाद बस चील कौवे मांस को नोच रहे थे। बहुत खतरनाक स्ट्राइक जो है, इट वॉज टू सेलिब्रेट द 62nd एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बताया, म्यांमार टुकड़ों में बटा है और लगभग हर रीजन कहता है कि हमको आजाद होना है। बड़ा खतरनाक कंडीशन है वहां पे। और ये कचिन स्टेट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन की 62nd एनिवर्सरी मना रहे थे, ये एयर स्ट्राइक कर दी और सब खत्म हो गए। और आपको बता दूं कि वही चीज है कि यहां पे दिक्कतें हद से ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि म्यांमार मानने को तैयार ही नहीं है कि हम जो गोलियां चला रहे, बम बरसा रहे हैं, वो लोगों के ऊपर बरसा रहे हैं, इसीलिए लोग और मर रहे हैं। अब देखिए रखाइन स्टेट की बात करें, रखाइन जहां पे रोहिंग्यास की प्रॉब्लम बहुत गड़बड़ है। रोहिंग्यास को वहां पे एकदम सिलसिलेवार से मारा जा रहा है। ठीक है, मिलिट्री जो है वो अराकान आर्मी से फाइट कर रही है। अराकान आर्मी रखाइन स्टेट को इंडिपेंडेंट घोषित करने में लगी हुई है कि आजादी दो। ठीक है, अब ए जो है वो पीडीएफ और एनयूजी से अलग है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो कि मैंने आपको बताया। जितने भी ग्रुप्स हैं वो यही बनाएंगे, ये सरकार बनाएंगे जैसे मिलिट्री हटेगी। उन्होंने बोला कि भाई देखो हम, लेकिन फिर भी यहां पे जब इलेक्शंस होंगे तो ए का भी बहुत बड़ा पार्ट होगा। भले ही ये एंटी रोहिंग्या है, लेकिन स्टिल आप ये समझिए कि ऐसा नहीं कि इन्होंने बिल्कुल ही किनारा कर लिया है। सपोर्ट तो ये भी कर रहे हैं, क्योंकि लड़ तो ये भी मिलिट्री से रहे हैं और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। तो ये चीज है। अब भारत में क्या प्रॉब्लम, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ म्यांमार की मिलिट्री चाइना से दोस्ती कर रहा है। अब भारत के लिए क्या चुनौती है, भारत डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे कि भारत वॉर को रोके। जिस दिन भारत उतरा, मुश्किल से 1 महीना लगेगा, ठीक है, वॉर खत्म हो जाएगा। भारत के लिए यहां पे कंडीशन 1971 जैसी बनती जा रही है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। 1971 जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, कैसे भारत एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट की, और यही भारत की मजबूरी है। प्रॉब्लम यह है कि भारत को म्यांमार की मिलिट्री का साथ देना है और नहीं भी देना है। मिलिट्री का साथ क्यों देना है, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और बॉर्डर शेयर करते हैं सबके सब। तो अभी भारत सरकार ने वहां की मिलिट्री से यह बोला है कि देखो हम तुम्हारे ज्यादा मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने वाले, तुमको जैसा करना करो, बदले में तुमको हमसे वादा करना होगा कि जो हमारे यहां पे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनकी तुम हेल्प नहीं करोगे। मान लो कि अगर भारत ने लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो म्यांमार की आर्मी जो है इन इंसर्जेंट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में बढ़ेगी प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा बढ़ेगी। तो भारत की सबसे बड़ी मजबूरी है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कैसे करें, वो क्या जो डेमोक्रेसी का इंटरप्शन है उसको देखें, कि जो ब्रूटल स्टेप्स लेने चाहिए उसको देखें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। जब अगस्त में लोगों को मारा था, 4 एक्टिविस्ट को मारा था, तो भारत ने प्रोटेस्ट जताया था गलत हुआ है ये, लेकिन भाई अब वक्त आ गया है, भारत को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो रही है मिजोरम में। आपको पता है भाई, इतनी बड़ी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, म्यांमार बम बरसा रहा है, लोग भाग भाग के इधर आ रहे हैं मिजोरम, तो क्या कर सकते हैं। मेन जस्टिफिकेशन यही है कि भाई हमारी जो है वो मेन जो बाउंड्री है वो शेयर करता है 1643 किलोमीटर का, तो आप समझिए कि स्ट्रेच है पूरा का पूरा। म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो इंडिया म्यांमार बांग्लादेश ट्राई जंक्शन तक, यहां तक पूरा फैला हुआ है, पूरी बॉर्डर यहां तक टच करती है, ठीक है। और बॉर्डर रेगुलेशन जो है दे हैव बीन फॉर्मुलेटेड कि एथनिक और फैमिली टाइज जो है वो बने रहे। अभी जैसे क्योंकि हमने देखा कि साइगांग हो गया, काचेन हो गया, ये सब भारत से मतलब बिल्कुल पास में ही है, ये ज्यादा दूर थोड़ी ना है। अब फ्री मूवमेंट है, जैसे भारत ने बाउंड्री रेगुलेशन किया है, क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, तो फ्री मूवमेंट है, यानी कि 16 किलोमीटर तक जैसे बाउंड्री, और 16 किलोमीटर तक अगर आप म्यांमार में हो या भारत में भी हो, ठीक है, ये बाउंड्री है 16 किलोमीटर, तो आप आ जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, और आप 1 हफ्ते तक रह सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम बात करते हैं, ये फ्री मूवमेंट रिजीम का पार्ट है, अभी हम बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि 30,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, 30,000 से ज्यादा लोग जो है वो मिजोरम क्रॉस कर चुके हैं चिन स्टेट से। अब मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है जोराम थांगा जो है वो नेशनल फ्रंट के हैं, और नेशनल फ्रंट जो है वो एनडीए के साथ है, यानी कि आज की बीजेपी सरकार। अब आप देखिए ध्यान से, नेशनल फ्रंट एनडीए की एलआई है,
लेकिन जोरामथांगा जो है, जो रेफ्यूजीज क्रॉस करके आ रहे हैं ना, बीजेपी का आपको पता है एंटी रेफ्यूजी स्टांस रहा है कि रेफ्यूजीज को आने मत दो, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ये। लेकिन जोरामथांगा कह रहे हैं कि भैया उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो मर रहे हैं, तो उनको वेलकम कर रहे हैं। यानी कि यहां पे बीजेपी और मतलब जो एनडीए है और जोरामथांगा की जो आपकी नेशनल फ्रंट है वो अलग है, वो इस मामले पर रेफ्यूजी के मामले में अलग अलग हो गई है। ठीक है, यानी कि लोग क्रॉस करके आ रहे हैं और 30,000 तो रजिस्टर्ड नंबर है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज आए हैं। यानी कि भारत में एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी क्रिएट हो रही है, आपको पता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेगा आगे जाके। हालांकि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है मिजोरम को कि ठीक है कोई बात नहीं। अभी तक जैसे रोहिंग्या का इश्यू था, बहुत ज्यादा रोहिंग्याज आ गए थे, यही 1971 में भी हुआ था। आपको याद होगा कि भाग भाग के बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आए थे, और ये बाद में एनआरसी का भी इश्यू बना था, अभी भी है जो, ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पे रिफ्यूजीज जो वहां पे रहने लगे थे, बहुत बड़ा। तो इसीलिए अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं। और जो ये हैं वो तो लोगों के साथ, म्यांमार के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जोरामथांगा। एक ये भी भारत को पता है ना कि अगर मान लीजिए कि मिलिट्री हार गई म्यांमार के, और हारेगी ही हारेगी, तो जो लोग रिफ्यूजीज है ना, ये बाद में म्यांमार जाएंगे, और यही लोग जो हैं फिर भारत को बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। जैसे भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं, तब हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो एक रीजन ये भी है कि भारत इसलिए भी नहीं बोल रहा है। अब यहां पे जो दिक्कत है, रिसोर्सेज और सफर एनजीओज आगे आए हैं, लेकिन दोस्तों दिक्कत तो यही है, क्योंकि देखिए 30,000 से ज्यादा के लोग, आप समझ रहे हो, मिजोरम वैसे एक छोटा राज्य है, वहां पे इतने लोग आ रहे हैं, तो रिसोर्सेज आपको उनको खाना देना है, आपको उनको रखना है। अब जो एनजीओज हैं, चर्च हैं, बाकी और भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आगे आए हैं। सेंटर जो है अभी तक इन्होंने, मैंने बताया ना कि इनको मिजोरम सरकार को अभी नहीं प्रिवेंट, मिजोरम सरकार अभी रिफ्यूजीज की हेल्प कर रही है। यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मिजोरम रिफ्यूजीज की हेल्प करेगी तो मिलिट्री फिर जो म्यांमार की है, वो फिर जो नॉर्थ ईस्ट में जो रिबेल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको फिर सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। तब क्या होगा? तो इतनी बुरी कंडीशन में फंसा है भारत कि करे तो करे क्या। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि दोस्तों भारत को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भारत को या तो सपोर्ट करना पड़ेगा आर्मी को, या तो सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से भारत को सपोर्ट इस समय सिविलियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि चीजें हाथ से जाते हुए दिख रही है। और अभी आगे आने वाले 3, 4, 5 महीनों में आपको ये इशू बहुत बड़ा दिखेगा, है ना। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे कि भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आगे समय पे। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिएगा भैया, शानदार कोर्स है, जबरदस्त। अब 3 महीने की वैलिडिटी है, 6 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगे, आपको ज्योग्राफी याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।